ओके, सो गाइस इंडेक्स प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अभी। चैप्टर नंबर 4, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टी के पहले आपको पता रहने को ना कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज आई कहां से, यानी किसकी है। तो सॉइल प्रॉपर्टीज गाइस, सॉइल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। ओके, सॉइल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो सर आप बोलेंगे आप अभी कि आपका चैप्टर नंबर 2 तो इंडेक्स प्रॉपर्टी यानी सॉइल प्रॉपर्टीज था, सॉइल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस। यस गाइस, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट सॉइल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ही ये चैप्टर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इसके अलग टॉपिक, यानी ये जो टॉपिक है आपका, 1 मिनट गाइस, ओके, हेलो, हाँ, इंडेक्स प्रॉपर्टीज आप अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पे टॉपिक जो है, इस पे इसके जो टॉपिक्स है इंडेक्स प्रॉपर्टीज के टॉपिक, इस पे फिक्स मार्किंग आते हैं। तो फिक्स मार्किंग वाले टॉपिक अपन ने अलग निकाल दिए हैं, तो इसीलिए अपन ने अलग निकाल दिए, यानी क्या है, एस एकेडमी के बुकलेट ने अलग निकाल दिए हैं। अगर आप मेडिजी में देखते तो यहां तक, और कोई भी जनरल बुक्स में देखते आप तो यहां तक एक ही चैप्टर है सॉइल प्रॉपर्टीज करके। ओके, लेकिन वो एक चैप्टर में सब कुछ है, जो अपन ने अभी 4 चैप्टर अपन ने अभी पढ़े हैं, वो एक चैप्टर में सब कुछ है। लेकिन अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि इसके मार्किंग फिक्स है और सॉइल प्रॉपर्टीज की भी मार्किंग फिक्स है, और दोनों का थोड़ा अलग है। ओके, सो इसीलिए देखते हैं अपन अभी इंडेक्स यानी सॉइल प्रॉपर्टीज, यानी क्या क्या आता है सॉइल प्रॉपर्टीज में। तो सॉइल प्रॉपर्टी में आता सबसे पहला इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट इट इज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, सो फर्स्ट इट इज, यहां पे इंडेक्स प्रॉपर्टी यानी क्या है कि इंडिकेटिव ऑफ बिहेवियर, इंडिकेटिव ऑफ बिहेवियर, नेचर भी बोल सकते हैं, और नेचर ऑफ बिहेवियर, इंडिकेटिव नेचर, नेचुरल बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, तो नेचुरल बिहेवियर है, सॉरी नेचर, नेचुरल बिहेवियर यूजफुल फॉर सॉइल क्लासिफिकेशन। कौन सी सॉइल है अपन नामकरण इससे दे सकते हैं। ओके, इंडेक्स प्रॉपर्टीज जान के उसके हम उसको सॉइल को नाम दे सकते हैं। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव डेंसिटी, कंसिस्टेंसी, लिमिट, अटरबर्ग लिमिट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसके अंदर, रिलेटिव डेंसिटीज आएंगे, एंड कंसिस्टेंसी लिमिट आएगा। ओके, किसके अंदर, इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंदर। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आएगा ये भी देखते हैं। यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, इंजीनियरिंग पर्पस,
और एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग पर्पस और एप्लीकेशन। एग्जाम्पल, परमेबिलिटी, compressibility, shear strength, shear strength। अब आप बोलोगे सर कि परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, परमेबल सॉइल है या इम्परमेबल सॉइल है, कंप्रेसिबिलिटी उसमें कितनी है, कंसोलिडेशन कितना हो रहा है, कॉम्पैक्शन कितना हो रहा है, ये अपना इंजीनियरिंग पर्पस है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, शेयर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। उसकी शेयर स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा रहेगी उतना उसका स्ट्रेंथ, सॉइल का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। तो ये सब चीजें हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज से नहीं, हम कैसे देख रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज से देख रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज से देख रहे हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हम क्या देख रहे हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हम ये देख रहे हैं कि उसका नाम क्या है, वो सॉइल का नाम क्या है। नामकरण हम कैसे देख रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हम नामकरण दे रहे हैं। ओके, एंड ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव डेंसिटी उसकी कितनी है, उसके कंसिस्टेंसी लिमिट्स, जो भी क्ले सॉइल है उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट कौन सी इसमें आता है, वो प्लास्टिक में आता है, लिक्विड में आता है, सॉलिड में आता है, ये सब कुछ हम वहां पे देख रहे हैं और वहां से हम उसको एक पर्टिकुलर नामकरण दे रहे हैं। ओके, तो नाम देने के लिए इंडेक्स एंड सॉइल कैसी है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, दैट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। These are the chapters. Permeability is the chapter. Compressibility, it is the chapter, two chapters, compaction and consolidation. And shear strength is also a chapter. Okay, तो ये chapters हैं soil mechanics में। Okay, यानी अभी अपने GT में। Okay guys, so अभी हम देखते हैं index properties। आप ये लिख लो, index properties। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आप पहला हेडिंग डाल दो, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा ना, ब्लर वगैरह वगैरह, तानिश तो भी हो गया। एनी इश्यू अबाउट स्क्रीन? यश, पुरवीत वगैरह कहाँ पे रहे? फोन केला होता, झोपून असे दिसू नाही होता किंवा कामात असेल। ओके ओके ओके, नो इश्यूज, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग गाइस, grain size distribution। grain size distribution analysis। grain size distribution analysis। सो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हम दो मेथड से कर सकते हैं। ओके, वो दो मेथड सभी कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं। पहले सॉइल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर देखा, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी चैप्टर काय का पार्ट है, सॉइल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट इट इज गॉन बाय टू, डन बाय टू मेथड्स, दो मेथड से अपन कर सकते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट इट इज सीव एनालिसिस, जो आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। इफ इट इज नहीं किया होगा तो हम अभी उसका थोड़ा एक ट्रायल ले लेते बाय द यूजिंग ऑफ नेट। ओके, सीव एनालिसिस थोड़ी देर में आपको मैं बता देता कि किस तरह रहता, क्या रहता सीव एनालिसिस। यूज्ड if size is greater than
साइज इज ग्रेटर देन 75 माइक्रॉन्स, कितने माइक्रॉन से ज्यादा, 75 माइक्रॉन से ज्यादा अगर साइज है तो ही हम यूज कर सकते हैं स्यू एनालिसिस। 75 माइक्रॉन हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, 75 माइक्रॉन। ओके, फॉर ग्रेन साइज। ओके, फॉर ग्रेन साइज। नेक्स्ट इट इज, सेकंड इट इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब हम देख रहे हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस कब होगा? अब सीव एनालिसिस ग्रेटर देन 75 माइक्रॉन्स, लेस देन 75 माइक्रॉन्स चाहिए, जो भी सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे मेरे, वो सॉइल पार्टिकल्स का मैं क्या करूंगा? सेडिमेंटेशन एनालिसिस करूंगा। ओके, यूज इफ साइज लेस देन 75 माइक्रॉन्स। व्हाट साइज? साइज ऑफ द पार्टिकल। ओके, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल, अगर आपका पार्टिकल है ना, सॉइल पार्टिकल, अगर आपका 75 माइक्रॉन से कम है तो आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए जाओगे। ओके, एंड साइज ऑफ पार्टिकल अगर आपका ग्रेटर देन 75 माइक्रॉन है तो आप सीव एनालिसिस के लिए जाओगे। ओके, सबसे पहले सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस फर्स्ट। कैन आई इरेज दिस गाइस? ये इरेज करूंगा। हो सर। ओके, ओके, फर्स्ट इट इज सीव एनालिसिस में क्या रहता है कि सीव्स रहते हैं, सीव्स रहते हैं और नीचे पैन रहता है, दैट इज पैन। जीरो 0.075 mm वाला सीव है ना, 75 माइक्रॉन वाला सीव। सीव साइज तो सबसे पहला रहता है 4.75 mm। यानी कहां से चालू होता है? तो आप बोल्डर से चालू नहीं कर सकते डायरेक्टली 80 mm से वगैरह। 4.75 सबसे ऊपर वाला रहेगा। देन रहेगा 2.36 mm साइड सीव। देन रहेगा 1.18 mm साइज सीव। यू नीड टू मग अप 4.75 ओनली। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ पता रहने को ना कि ऊपर वाला सीव कौन सा रहता है सीव एनालिसिस में, यानी कहां से कहां तक करते हैं। 4.75 टू 0.075 mm। ओके, mm, दैट इज नथिंग बट 75 माइक्रॉन। तो यहां तक हम क्या कर रहे हैं? सीव एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो मैं पूरी की पूरी सॉइल जो है मेरी, वो मैं 4.75 वाले सीव के इसमें डालूंगा। ओके, तो पूरी सॉइल जो है मेरी यहाँ पे मैं लीड कर दूंगा, यानी डाल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? सीविंग करूंगा, यानी इसको थोड़ा जर्क करूंगा इसी। आपको सीविंग करना तो आता ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, इसके बाद सम पार्टिकल्स यहाँ पे रिटेन करेंगे, सम पार्टिकल्स यहाँ पे रिटेन करेंगे, सम पार्टिकल्स यहाँ पे भी आएंगे, सम पार्टिकल्स यहाँ पे भी आएंगे, सम पार्टिकल्स यहाँ पे भी आएंगे, सम पार्टिकल्स यहाँ पे और यहाँ से पास होके यहाँ पे। अब जो यहाँ से 0.75 तक है वो सीव एनालिसिस का पार्ट है।
0.075 यानी 75 माइक्रोन में जो भी पार्टिकल स्पैन में मेरे आ गए, दैट गो फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस आल्सो। समझे क्या? यानी 4.75 से नीचे नीचे सीविंग आते आते गए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फाइनर है करके, कितना सॉइल फाइनर है करके, फाइनर सॉइल कितना है करके आपको पता चल जाएगा कि इससे इतना फाइनर है, इससे इतना फाइनर है, ये पता चल जाएगा परसेंटेज में आपको। और जितना पैन में आपका वैल्यू आया है, अगर उसका भी आपको फर्दर क्लासिफिकेशन करना है तो वी गो फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ओके, सो गाइस एक एग्जांपल लेते हैं इसका, वन एग्जांपल, ये फाइंस बोल सकते हैं आप। एग्जांपल, सीयू size, weight written, percentage written, cumulative and finer percentage finer. So size कितना है? CU size, weight written, percentage, cumulative and percentage finer. ओके, इस तरह का टेबल आपने 4 मार्क्स के लिए बनाया होगा मे बी इन practical exams. Okay, and also this acts in EAC कन्वेंशनल। अगर आप EAC और SSC की कन्वेंशनल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइस सबसे पहला CU कौन सा है आपका? 4.75। सो 4.75 से स्टार्ट होगा। दिख रहा है ना ये कोना? प्राची, ललित, ओके ओके, सो 4.75, देन 2.36, देन 1.18, देन ऐसी नीचे 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 आप करते जाओगे। तो अभी होगा कैसे? वेट 1, सॉरी, CU साइज 1 सिंगल यूनिट, CU साइज, ऐसे आप नीचे 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 करते रहोगे। वेट 1, वेट 2, वेट 3 एंड ऐसे नीचे 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 आता जाएगा। वेट रिटर्न यानी 4.75 में कितना रिटेंड हुआ सीविंग करने के बाद, देन 2.36 में कितना रिटेंड हुआ और कितना नीचे चली गई सॉइल, देन 1.18 में कितना रिटेंड हुआ और कितना नीचे चली गई सॉइल। तो ये सब कुछ हमको रिटेन्ड वेट वो CU में अपन अलग अलग निकाल लेंगे, अलग निकाल के अपन उसको गिन लेंगे। ओके, देन परसेंटेज रिटेंड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज रिटेंड P1 इट इज इक्वल्स टू W1 डिवाइड बाय W इनटू 100%। आप बोलेंगे सर व्हाट इज W? W इट इज टोटल वेट, जो आपने टोटल वेट ऑफ सॉइल डाला होगा वो टोटल वेट। ओके, यानी आपने एक सपोज पकड़ लो कि आपने 100 ग्राम वाला सॉइल ले लिया, 100 ग्राम का सॉइल आपने यहाँ पे डाल दिया। तो 100 ग्राम का सॉइल अपन आपने अगर डाला है तो पहले इसमें कितना है? 4.75 की इसमें सपोज आपका 20 ग्राम रहा है, तो 20 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम इनटू 100, दैट इज आपका क्या निकल जाएगा? परसेंटेज में निकल जाएगा। ओके, सो वैसे ही P2, वैसे ही P3। ओके, ये मैं ऐसे क्यों लिख के दे रहा? बिकॉज ऑफ आपको कन्वेंशनल में जब क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम, अगर आपने एक बार देख लिया कन्वेंशनल का प्रॉब्लम सॉल्व है वॉल्यूम 2 की इसमें, तो आपने देख लिया तो भी आपको समझ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम इसमें देने का। और आपको वो ये भी बोलते हैं कि एक्सप्लेन द मेथड, तो मेथड अगर आपको सीव एनालिसिस की अगर एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कन्वेंशनल एग्जाम में, क्योंकि वहां पे तो क्वेश्चन सॉल्व करके देना नहीं है मुझे, वहां पे तो मुझे एक्सप्लेन करना है, इस तरह की मेथड है। ओके, व्हाट इज क्यूमुलेटिव नाउ? क्यूमुलेटिव यानी ये P1 है तो P1 ही रहेगा, P1 प्लस P2
यानी क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P1 बोल सकता मैं, P2 इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी ये P2 प्लस ये P1 दैट इज क्यूमुलेटिव हो गया। क्या हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया। ओके, देन नेक्स्ट इट इज P3, P3 इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्यूमुलेटिव हो गया। यानी जो वेट है लास्ट वाला जो भी रहेगा मेरा, वो क्या होने को ना, जो भी W इट इज इक्वल टू W आने को ना। ओके, W इट इज इक्वल टू W। तो आप बोलेंगे सर W इट इज इक्वल टू W कैसे, ये तो परसेंटेज में निकला। यस एग्जैक्टली, यानी 100% आपका आने को ना। अगर 100% नहीं है यानी आपने कहीं तो भी गलती की है। ओके, देन फाइनल, व्हाट इज फाइनल, फाइनल यानी 100% माइनस P1, परसेंटेज में है ना ये, तो ये परसेंटेज में है इसलिए ये भी परसेंटेज में मेरी वैल्यू आएगी। क्यूमुलेटिव इट इज इन अगेन परसेंटेज। ओके, 100 माइनस P2, 100 माइनस P3, ये भी ऐसे नीचे नीचे चलते रहेगा। ओके, तो इस तरह आपका क्या होगा, सिव एनालिसिस होगा गाइस। ओके, अब सिव एनालिसिस का आपका दिखेगा कैसे, रहेगा कैसे। ओके, 1 मिनट। देखो गाइस, मैं आपको अभी शो करता हूँ कि इस टाइप का रहेगा करके। थोड़ा यहाँ पे देख लो, ठीक, ऊपर नहीं चालू करता वो, थोड़ा ये करेगा, प्रॉब्लम देगा 7 दिन के बाद चालू होगा तो। सो यहाँ पे अभी देख लो, ये वाला ऐसे सीविंग सीव्स रहता है, आपने किए होगे। ओके, हाँ दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है ना गाइस, इस तरह के सीव, इस तरह के सीव रहते हैं। तो स्टैंडर्ड साइजेस अलग अलग भी आप कर सकते हैं, यानी अलग अलग इसके अलग अलग रह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज जो रहता है 4.75 से स्टार्ट होता है। आप वेट इस तरह वेट मशीन में वेट करते हैं। ओके, इस तरह आप एक साथ अरेंज करते हैं। ओके, अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद आप उसको आप थोड़ा जर्क करते हैं, जर्क करने के बाद आप उसको गिन लेते हैं वेट के ऊपर। ओके, 1 मिनट। ATMM वगैरह नहीं रहता। 4.5 इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं। ओके, सिव एनालिसिस में इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं। अभी सामने अपन ग्राफ्स भी देखेंगे।
टोटल टेबल जो है वो आपको मैं यहाँ से बता दूंगा, यानी अपने बुकलेट में है, अपने बुकलेट से मैं बता देता आपको कि टोटल टेबल किस तरह है, क्या है। ओके, बुकलेट नहीं लाया होगा ना आपने अभी? जी टी अनलाइन बुकलेट मत है, बुकलेट से बता देता हूँ। ठीक ठीक है, लगे तो अपन सीवी एनालिसिस का आपको अगर एक प्रॉब्लम लेना है तो हम प्रॉब्लम कन्वेंशनल की इसमें हम ले लेंगे, यानी कन्वेंशनल पार्ट में हम ले लेंगे। अगर आपको नहीं समझाया तो ये पूछते नहीं, गेट में नहीं पूछते, इट इज आस्क्ड इन ओनली कहाँ पे? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एसएससी एंड कन्वेंशनल एमपीएससी में कन्वेंशनल है ही नहीं, ईएससी में। ओके ठीक है, हम जाते हैं अब डायरेक्टली सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ओके 1 मिनट। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जाते हैं, नहीं देखिए यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल साइज देखिए बुकलेट में आपके। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ देखें। ओके, बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में गेट भी बहुत कुछ ज्यादा पूछता है। सीव एनालिसिस कैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं अच्छे से, सो दैट्स व्हाई सीव एनालिसिस को उतना ये नहीं देता, वेटेज नहीं देता। ओके, सेडिमेंटेशन एनालिसिस नेक्स्ट सेकंड पार्ट। Sedimentation analysis. इनडायरेक्ट, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट अपन सीव एनालिसिस को डायरेक्ट अपन ने ले लिया, सैंपल को गिन लिया, गिनने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसको हिला दिया, जर्क कर दिया, बाकी के पूरे जो भी है सेटल्ड हो गए पार्टिकल्स, बाद में अपन ने निकाल लिया हले हरे सीव के, और गिन के अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं फाइनल्स, लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं है, इनडायरेक्ट है। ओके, इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ और स्टोक्स प्रिंसिपल। स्टोक्स प्रिंसिपल, आप बोलेंगे सर अभी स्टोक्स, तो सबसे पहले स्टोक्स समझना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, इसीलिए आपके बुकलेट में स्टोक्स लॉ देखिए। ओके, स्टोक्स प्रिंसिपल देखिए। ओके, सो गाइस लेट सम सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख लो। ओके, if we put some amount of soil, if we put some amount of soil in water, if we put some amount of soil in water, each particle settling velocity is different. Each particle settling velocity is different.
settling velocity is different. Okay, each particle settling velocity is different. अब आपने क्या कर लिया, फाइन्स जो भी सॉइल है, जो यहाँ से फाइन्स निकला वो आपने इधर शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो आपने, मैंने क्या बोला कि एक वाटर बॉडी में मैं क्या कर रहा, वाटर में मैं वो जो फाइन्स है वो फाइन्स मैंने डाल दिया। तो हर एक पार्टिकल जो भी है उसमें का हर एक पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कुछ अलग अलग रह सकती है। ओके, ये अभी अपन ने लिख लिया। स्टोक्स क्यूज, नेक्स्ट लाइन, स्टोक्स क्यूज। स्टोक्स क्यूज सर त्याच्या समोर खाली नेक्स्ट लाइन, उसके सामने मत लिखो, दूसरा लाइन लिखो, दूसरा लाइन लिखो। स्टोक्स गिव्स, स्टोक्स गिव्स अ इक्वेशन, Stokes gives a equation when all the particle may settled. Stokes gives equation when all the particles settled. Okay, तो वो इक्वेशन दिया है स्टोक्स ने। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि यानी सेटलिंग पार्टिकल्स क्या है। सेटलिंग पार्टिकल्स, सेटलिंग किस तरह होगा, क्या होगा, ये हम सेडिमेंटेशन में दिख चुके हैं। कहाँ पर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन टैंक, विद सेडिमेंटेशन टैंक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 में हमने स्टोक्स लॉ बहुत अच्छे से देखा, क्या आपको याद है? सो फर्स्टली प्लीज आप फिर से वो एक बार इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने किया होगा तो पूरा रिवाइज कर लो। ओके, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 में हमने स्टोक्स लॉ बहुत अच्छे से देखा है। ओके, उसके ऊपर से हमने वीएस सेटलिंग वेलोसिटी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ओके, Vs इट इज सेटलिंग वेलोसिटी। ये एक पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल आपका ये वेलोसिटी से सेटल हो रहा है, दैट इज Vs वेलोसिटी, दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी। ऑफ पार्टिकल। ओके, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से क्या होगा, सेटल हो रहा है। अब गाइस अब क्या हो रहा है कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेटल तो हो रहा है, ये पार्टिकल, ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल है वो सेटल हो रहा है। ब्लैक वाला पार्टिकल सेटल हो रहा है तो आप बोलेंगे सर सेटल होने वाला भी ये आप सेम कलर होंगे क्या? नहीं, ये डायरेक्शन है। ये पार्टिकल कुछ इस तरह इसी अंडुलेशन से सांप जैसी सेटल हो, नाक बॉडी रास्ते से जाएगा ऐसे डांस करते हुए, नाक का डांस करते हुए, एंड देन सेटल होगा, सीधा सेटल नहीं होगा। ओके, फ्लोटेड टर्म्स में होगा। ओके, फ्लोटेड टर्म्स में। तो अभी उसको यानी सेटल कैसे होगा, तो ये सेटल होगा तो ये पार्टिकल को अगर हम देखें तो ये पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। विच आर द टू फोर्सेस? एक ग्रेविटी फोर्स के वजह से वो सेटल हो रहा, और वो फ्लोट ऐसी ऐसी नागमोड़ी की हो रहा क्योंकि उसको ड्रैग फोर्स भी लगा। ड्रैग फोर्स यानी क्या? आप पार्टी में गए और आपके 4-5 दोस्तों ने आपको उठा दिया और ऐसी उठा के ऐसी फेंका। फेंकने के बाद आप नीचे गिरोगे तो कैसे गिरोगे? ग्रेविटी फोर्स है, और जिसको फेंका दैट इज ड्रैग फोर्स। ओके, सो फेंका जो ड्रैग फोर्स है तो वो ड्रैग फोर्स आपका बियॉन्सी फोर्स, ये आपका ऊपर लेके जा रहा, और ड्रैग फोर्स दैट ग्रेविटी फोर्स आपका नीचे लेके आ। ओके, तो दैट इज बियॉन्सी फोर्स, एफ बी बोल सकता मैं, दैट इज बियॉन्सी फोर्स। आपके दोस्तों ने आपको ऊपर फेंक दिया, ड्रैग फोर्स के वजह से ग्रेविटी फोर्स, दैट इज ड्रैग फोर्स इज ग्रेविटी फोर्स की वजह से आप क्या आ गए? नीचे आ गए। एफ जी ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स
एफ डी जो है वो ऊपर नेट जो भी बियॉन्सी फोर्स माइनस ग्रेविटी फोर्स, अब आप कितना ऊपर उठोगे ये अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे पता चलेगा? बियॉन्सी फोर्स माइनस ग्रेविटी फोर्स अगर आप कर दोगे तो आपको ड्रैग फोर्स मिल जाएगा, दैट इज ड्रैग फोर्स। नीचे तो आना ही है आपको, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके आप नीचे आओगे। ओके okay guys, so drag force, then Vs. What is Vs? Vs is equals to G by 18, G माइनस वन। अब यहाँ पे S माइनस वन है, आपके कहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ पे G क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। ओके ओके, डी स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक, काइनेटिक नहीं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक बोले तो मास आ जाएगा, मास नहीं, विदाउट मास, विदाउट कंसीडरिंग मास। where d it is equals to diameter of particle kinematic viscosity kinematic viscosity। सो Vs का फॉर्मूला है 900, और इसको आप 9002 भी बोल सकते हैं, 902 भी बोल सकते हैं, ओके, और 900 भी बोल सकते हैं, डी स्क्वायर, वी कैन बोथ टू, यानी 902 भी लिखना है तो लिख सकते हैं आप, और 900 इंटू डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ डी इज वेरी 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 स्मॉल। व्हाई? इट इज इन mm, इट इज इन mm। अब mm में कितना रहेगा भाई? 0.075 के नीचे वाला रहेगा, यस, 0.075 के नीचे वाला जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स रहेंगे। दैट्स व्हाई 900 लो या फिर 902 लो, 902 मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता, दैट्स व्हाई वी टेक इट 900, 900 डी स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ जीटी में काम में आएगा, ये आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इन्वायरमेंट केस में। इन्वायरमेंट की इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर हम सीख रहे हैं तो इन्वायरमेंट की इसमें आपका वाटर क्वांटिटी ज्यादा रहती है, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत कम रहता है, ओके। अगर आप सीवेज ही देखते हैं तो 99.99% इट इज वाटर, 0.01% इट इज सॉलिड, दैट इज स्लज, ओके। सो दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट के टर्म्स में हम ये यूज नहीं कर सकते, इट इज ओनली यूज्ड इन जीटी, okay, Vs is equals to 900 d square, that velocity it is in Vs, it is in mm per second, mm per second, and that is approximate formula, approximately आपका सेम आंसर आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा करेक्ट आएगा, इससे थोड़ा थोड़ा कम करेक्ट आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट, ओके। तो आपको अगर 900 याद रहता होगा तो 900 रखो, अगर आपको 902 याद रहता होगा तो 902 याद रखो। मुझे 902 याद हो गया इसलिए मैं 902 वहां पे लिख रहा हूं, लेकिन अगर आपको 900 ही लिखना है तो दैट इज वेरी इजी टू लर्न, ओके, अप्रोक्सीमेट। इक्वेशन, ओके।
What is drag force? Drag force is equals to acted in the opposite direction of motion of the motion or moment. Okay, that is drag force. नेक्स्ट, अभी सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए जो भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से, तो इनडायरेक्ट मेथड से बेस्ड ऑन स्टोक्स प्रिंसिपल से। तो पहले स्टोक्स प्रिंसिपल के हिसाब से हमने क्या देख लिया, अपने पार्टिकल देख लिया, पार्टिकल किस तरह बिहेव करता है। एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल साइज का पार्टिकल, वो सिंगल साइज का पार्टिकल के हिसाब से उसकी वेलोसिटी अलग अलग रहेंगी और वो अलग अलग होके आएगा, वो एकजुट होके एक साथ कॉलेज में नहीं जाएगा और एक साथ कॉलेज से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, अलग अलग है। सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स यानी जो भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं उसके लिए अगर कॉलेज का एग्जांपल दिया जाए तो वेरी मच टॉपर्स नहीं बोल सकते, टॉपर्स लास्ट बेंचर भी रहते हैं आजकल, लेकिन फ्रंट बेंचर जो भी रहते हैं जिसको बहुत इच्छा रहती है कि मैं आज क्लास करूंगा, बाकी लोग बंक कर रहे हैं, मैं आज क्लास करूंगा, दैट लाइक ऑफ पीपल्स, दैट इज नथिंग बट दैट लाइक ऑफ पार्टिकल्स जो अलग चलते हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में भी यही आप सब समझ सकते हैं कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, हर एक पार्टिकल अपना रास्ता खुद चुनेगा नीचे जाने के लिए, ओके, अपना टाइम खुद चुनेगा। सेम साइज का पार्टिकल्स अगर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा 0.025 mm का पार्टिकल साइज है तो उसकी वेलोसिटी अलग निकलेंगी, 0.026 mm की वेलोसिटी नियर अबाउटली सेम निकलेंगी। वाई? बिकॉज ऑफ 900 d स्क्वायर, ओके। लेकिन 0.035 की पार्टिकल साइज अलग है, थोड़ा उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी, थोड़ी वेलोसिटी अलग रहेगी, लेकिन सेम सेटल हो रहा है, नो, टाइमिंग कुछ अलग अलग लगेगा, ओके। सो इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड में मेथड्स के इनडायरेक्ट मेथड्स जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है उसमें कुछ मेथड्स है, तो वो मेथड्स भी हम अभी देख लेते हैं। आपको जैसे ये हो जाने के बाद आप बुकलेट के पहले 2 पेज जो है वो पूरे पढ़ लें, पहले 2 पेज आने 4 चैप्टर के फर्स्ट 2 पेज, वहां पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में और ज्यादा जानकारी दिखे, तो वो अच्छे से आप पढ़ लेना, ओके। हेडिंग, मेथड ऑफ methods of sedimentation analysis, मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। बुकलेट में देखे होगा पहला मेथड, पिपेट मेथड देख करके देखे होंगे, पिपेट मेथड, ओके। सो ये मेथड किस तरह रहता है, ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं, इट इज आर्ट्स इन थ्योरी क्वेश्चन आल्सो, जो भी आपके ये है यानी एसएससी एग्जाम्स, एमपीसी एग्जाम्स, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। गेट एग्जाम 1 लाइनर क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन यानी क्या, काय के लिए यूज करते भाई, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ओके। सो पिपेट मेथड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन।
दैट इज 10 ml। और ये यहां से लेके डीप तक 10 सेंटीमीटर डीप रहेगा। ये सॉइल स्लरी है। ब्लैक वाला आपका जो भी टिक्स टिक्स है दैट इज स्लरी, सॉइल स्लरी। दलदल पता होगा आपको। दलदल से अगर आपने ये निकाल लिया, वाटर निकाल लिया, तो आपको सॉइल 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 पूरा दिखेगा। दैट इज सॉइल स्लरी। ओके, तो सॉइल स्लरी में मैंने क्या कर दिया कि सॉइल स्लरी में 10 ml जो भी है वो पार्टिकल अपने इसमें डाल दिया पिपेट में, और 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में हमने डाला है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, पिपेट मेथड बोलेंगे। उसके बाद हम उसको देखेंगे वो कितना सेडिमेंट हो रहा है, कितना सेटल हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बुकलेट में आपके है। ओके, आवाज से आप अच्छे से पढ़, नहीं समझता है पूछो, बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट इट इज second it is that is less important for Gato, hydrometer method। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में जो भी पूछते हैं तो वो मैक्सिममली उसके स्टेम्स के बारे में पूछते हैं। उसका स्टेम क्या है, किस तरह नीचे नीचे जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, जार पे लेंगे, हाइड्रोमीटर का स्टेम जो है वो डाल देंगे। तो स्टेम जो है हाइड्रोमीटर का एक स्टेम रहता है। इस पे रीडिंग्स रहते हैं। ओके, दैट इज स्टेम, दैट इज बल्ब। ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, क्यों? अरे जैसे नीचे नीचे जाएगा वैसे ही आपको रीडिंग्स पता चलेगा ना। ऊपर में रीडिंग दिखेंगे ना आपको, स्लरी में थोड़ी रीडिंग दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। इसलिए 0 ऊपर और नीचे नीचे इंक्रीज। ओके, तो ये बल्ब भी आप स्लरी में डाल दोगे। यहाँ पे भी स्लरी है, स्लरी में आप क्या कर दोगे, बल्ब इंसर्ट कर दोगे। वो फिर थोड़ी देर में क्या होगा, सेटल सेटल होते होते नीचे नीचे जाएगा, और यहाँ पे आपको एक क्या देगा, यहाँ पे आपको एक रीडिंग देगा। आपको सिर्फ नेकेड आई से यहाँ तक की रीडिंग दिखेंगे, नीचे का नहीं दिखेगा। क्यों? स्लरी में चले जाएगा भाई, नहीं दिखेगा कुछ भी। ओके, सो ऊपर की रीडिंग्स दिखेंगे। कितना अंदर गया है, पहले इनिशियल टाइम में कितना था और फाइनल टाइम में कितना हो गया, कितना अंदर चले गया। इनिशियल टाइम जब आपने डाला था तब कितना था, फाइनल टाइम में कितना हो गया। वहां से आपको चेंज इन बल्ब का इससे आपको पता चल जाए, यानी इनिशियल टाइम यानी फाइनल टाइम यानी कैसे। सपोज टी नॉट इज इक्वल्स टू 0 पे आपका बल्ब कुछ यहां पे था, और टी इट इज इक्वल्स टू टी इज ग्रेटर देन 0, बल्ब कुछ नीचे आ गया। तो यहां से लेके यहां तक का तो ये चेंज हुआ ही है, तो उतना रीडिंग आपको देगा। तो वो रीडिंग कैसे पता चलेंगे, ऊपर से ही पता चल जाएंगे गाइस, ऊपर से ही पता चल जाएंगे। पहला रीडिंग कितना था माइनस सेकंड रीडिंग, डिफरेंस पता चल जाएगा। डिफरेंस से क्या पता चल जाएगा आपको कि कितना सेटल्ड हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, कितना सेटल्ड हो रहा है।
व्हाट इज करेक्शन ना, इसका एक करेक्शन भी रहता है और करेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, करेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रीडिंग्स तो आपको समझ गया कि रीडिंग्स कहाँ से देखेंगे अपन, रीडिंग्स तो अपन नीचे जाएंगे तो रीडिंग्स तो यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब भी स्लरी रहती है, ये स्लरी, ये सॉइल स्लरी है, तो सॉइल स्लरी रहती है तो वहां पे कुछ ना कुछ कैपिलरी रहती है। कैपिलरी, व्हाट इज कैपिलरी गाइस? यानी जो भी ये है मेरा, ये स्टेम है, वो स्टेम क्या कर लेगा, मेरा आजू बाजू की जो सॉइल है ना वो कर के इसमें, यानी यहाँ पे उड़ जाएंगी सॉइल। वो भी कैसे उठेंगी वो देख लो, अभी आपको समझ जाएगा। ओके, करेक्शन पहले आप यहाँ पर डाल दो, हाइड्रोमीटर में क्या है करेक्शन। करेक्शन फॉर हाइड्रोमीटर रीडिंग, फर्स्ट करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन, सेकंड करेक्शन, dispersion correction, dispersion against agent, sorry, dispersion agent correction, then temperature correction third। टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी चेंज होती है, तो टेम्परेचर करेक्शन रहेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे लिख लेना आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड वाटर ट्रीटमेंट में, ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इट इज रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड अपना 27 है। वाटर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप काय के लिए देख रहे हैं, अगर आप बीओडी सीओडी के लिए देख रहे हैं तो कितना है गाइस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 days at 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्मूला y it is equals to y 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अपन फॉर्मूला लेते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीओडी? अरे dissolve oxygen initial minus dissolve oxygen final multiplied by what is formula for BOD 5 days BOD? e to the power minus kt e to the power minus kt 1 माइनस वगैरह कुछ भी नहीं है क्या ऐसी? L naught multiplied by 1 minus e to the power minus kt। हाँ भूल चुके हो आप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के आपको मैं फॉर्मूलाज रिवीजन लूंगा एंड ऑल्सो टीआरई, ओके, ट्रांसपोर्टेशन का भी मैं फॉर्मूला रिवीजन लूंगा। कल अपना ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर रहेगा 5:30, ओके, ट्रांसपोर्टेशन 2 का। तो ट्रांसपोर्टेशन 2 के आपने लेक्चर्स अगर नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर्स आप देख लो, इसका मैं उसके बाद लूंगा, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बाद। नेक्स्ट, तो अब ये करेक्शंस कैसे, तो करेक्शंस है गाइस, ये जो स्टेम है आपकी, तो ये कुछ इस तरह आपका करेक्शन आएगा। सो
करेक्शन यानी क्या कि आपका जो स्टेम है वो स्टेम में आपकी रीडिंग जो है वो रीडिंग आपकी थोड़ी ज्यादा दिखा दी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये मिनिस्कस करेक्शन इसको बोलते हैं। मिनिस्कस करेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट्स लाइक अ कैपिलरी, इट्स लाइक अ कैपिलरी एक्शन। व्हाई इज कैपिलरी एक्शन इज देयर? कैपिलरी एक्शन किस तरह और कैसी? तो ये जो करेक्शन है आपका, ये करेक्शन है ना, ये ऐसी कर आ रहा, दैट इज मिनिस्कस करेक्शन, के ऊपर लेके जा रहा आपको। रीडिंग्स जो भी है आपके बिगड़ रहे, तो बिगड़ रहे यानी एक्चुअल रीडिंग तो मेरी ये है, लेकिन आपको रीडिंग कौन सी मिल रही? ऊपर की मिल रही। ओके, तो दैट कर इट इज मिनिस्कस। मिनिस्कस करेक्शन। ओके, और आपको रीडिंग कौन सी मिल रही? ये रीडिंग मिल रही, रीडिंग मिल रही ये वाली। एक्चुअल रीडिंग कौन सी है? दैट इज एक्चुअल रीडिंग। वी नीड दिस। ओके, लेकिन मिल रहा है कौन सा? ये मिल रहा। ओके, आपको मिल रहा ये वाला। वी हैव टू रीड रीड, ये आपको रीड करने को मिल रहा, लेकिन वी नीड दिस। तो कैसे मिलेगा? दिस रीडिंग माइनस करेक्शन, विच करेक्शन? मिनिस्कस करेक्शन। ओके, मिनिस्कस करेक्शन आपको माइनस करना। मिनिस्कस करेक्शन कौन से? इस पे कैपिलरी राइज की, कैपिलरी राइज हो रहा होता उतना पार्ट। ओके, दैट्स व्हाई वो मिनिस्कस करेक्शन कहता है। ओके, dispersion agent correction and temperature correction is not important. Meniscus correction arcs in ESC also. That's why it's important. Okay, okay. Grain size distribution curve हम next chapter में, next lecture में हम इसको देखेंगे. Okay, 1 minute.